जय संविधान। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो हमसे कहा गया था कि देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा बेहतर होगी और लोग अमन चैन से रह सकेंगे। ये हमसे वादा किया गया था। इसलिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और 2024 में एनडीए की सरकार आई है, जिसमें कई दलों का समर्थन है। बीच बीच में कई चीजें ऐसी कही गई, नोटबंदी की गई, लोगों को आश्चर्य हुआ कि नोटबंदी क्यों की गई, क्योंकि आज तक विश्व में कहीं भी नोटबंदी हुई है वो सफल नहीं हुई, केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका जैसी इकोनॉमी ये जानती है कि वहां पे 20% डॉलर जो हैं वो फेक हैं, नकली हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नोटबंदी नहीं करती, क्योंकि जानती है कि अगर नोटबंदी कर देंगे तो उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। लेकिन चलिए, हमारे देश के महान अर्थशास्त्रियों ने क्या, कुछ राजनीतिक नेताओं ने यह निर्णय लिया कि नोटबंदी की जाए और देश की अर्थव्यवस्था को, जो एमएसएमई है और छोटे लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और क्योंकि नोट मार्केट में थे नहीं तो बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों को उसका फायदा हो गया। इसके बाद यह भी कहा गया कि साहब, नोटबंदी से जो आतंकवादी घटनाएं घट जाएंगी, कम हो जाएंगी। हमने आतंकवादियों की पीठ तोड़ दी है। जनता विश्वास करती थी, जनता ने मान लिया कि हाँ साहब, हो सकता है, हम कष्ट सह रहे हैं, अमीरों को कष्ट हो रहा होगा हमसे ज्यादा। कहा था कि लोग जो है नदियों के अंदर बड़े बड़े बक्से नोटों के फेंकेंगे। बड़ों को तो कोई परेशानी नहीं हुई, उनका तो सारा ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। हाँ, छोटे लोग जरूर लाइन में लग के मरे और बड़ी परेशानी हुई, लोगों की शादियां रुक गई, लोगों के बड़े बड़े कार्यक्रम ठप हो गए और लोग जो है परेशान हो गए इस नोटबंदी की वजह से। लेकिन कुछ सपने दिखाए गए थे। देश के गृह मंत्री बने अमित शाह जी, आज हैं अमित शाह जी देश के गृह मंत्री। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी तो हमेशा कड़ी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, और अमित शाह जी देश की आंतरिक व्यवस्था को देखने के बजाय केवल राजनीति में व्यस्त रहते हैं। उनका ध्यान देश की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखने के बजाय उनका ध्यान रहता है राजनीति में। कल ही वो महाराष्ट्र गए और महाराष्ट्र जाके उन्होंने शरद पवार को ललकार दिया। जैसे पहले मोदी जी ने अजीत पवार के लिए कहा था, वैसे ही अमित शाह जी ने सारा ध्यान छोड़कर उन्होंने केवल इस चीज पे केंद्रित किया कि शरद पवार जो है वो भ्रष्टाचार के मसीहा हैं। और जिन अजीत पवार के लिए मोदी जी ने कहा था, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और महत्वपूर्ण पद दे दिए, ये इसके बजाय कि उनको जेल भेजते शरद पवार जी को। अब शरद पवार जी ने भी और उद्धव ठाकरे ने और बाकी लोगों का जो जवाब आया महाराष्ट्र के अंदर से, उन्होंने कहा कि हम मराठियों ने कभी भी दिल्ली के सामने घुटने नहीं टेके हैं। कोई भी शासन रहा हो, मुगलों का शासन रहा हो, अंग्रेजों का शासन रहा हो, हम जो है संघर्ष करते रहे। मराठी लोग इस बात के लिए फेमस हैं कि वो संघर्ष करते रहे। और इस चीज को छेड़कर अमित शाह ने क्या फायदा उठाया, ये तो अमित शाह जाने, और क्या इसका फायदा होगा, नुकसान होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। मैंने तो अपने बचपन से जीवन में यह देखा है, जब भी कोई डिफेंस डील हुआ करती थी तो देश का रक्षा मंत्री जाके समझौता करता था और प्रधानमंत्री पीछे खड़े रहते थे। उस देश का रक्षा मंत्री, हमारे देश का रक्षा मंत्री कुर्सी में बैठते थे, एक हस्ताक्षर होते थे एग्रीमेंट पे, और दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष जो होते थे पीछे खड़े होके वो ताली बजाते थे। मतलब ये कि एक ब्लेसिंग्स तो हेड ऑफ द कंट्री की होगी, लेकिन काम जो है ये
डिफेंस मिनिस्टर का है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, चाहे रेल मंत्रालय का काम हो, चाहे गृह मंत्रालय का काम हो, चाहे विदेश मंत्रालय का काम हो, सारे के सारे काम मोदी झंडी हिलाने से लेकर सब कुछ करते हैं। और रेल के एक्सीडेंट्स होते हैं, उसका दोष जो है किसी को नहीं जाता, ना तो रेल मंत्री उसका उत्तरदायित्व लेते हैं और ना देश के प्रधानमंत्री जो हर स्टेशन पे जाके झंडे हिलाते हैं वो नहीं लेते। अब सोचिए, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कितनी लचर हो गई है, कितनी कमजोर हो गई है। हमारे देश के अंदर आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बने हुए अभी 43 दिन हुए हैं। 43 दिन में 10 आतंकवादी घटनाएं घट गई हैं। और ये जो आतंकवादी घटनाएं घटी हैं, ये कश्मीर वैली में नहीं घटी हैं। पहले कहा जाता था ऐसा पत्थरबाजी होती है, हमने पत्थरबाजी रोक दी। आज के तारीख में ज्यादातर इसकी जो घटनाएं हैं वो जम्मू रीजन में हो रही हैं, वो डोडा रीजन में हो रही हैं। अब मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इन 43 दिनों में जो 10 घटनाएं हुई हैं, किस किस तारीख को हुई हैं, आपको आश्चर्य होगा। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि जो हाल इन लोगों ने मणिपुर का कर दिया है, मणिपुर जहां 13-14 महीने से उस राज्य के अंदर आंतरिक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसी प्रकार की स्थिति इन्होंने कश्मीर में पैदा कर दी। कश्मीर वैली में आपने सुना कि साहब वो टीचर को मार दिया, वो सरकारी अधिकारी को मार दिया, ये कुछ नहीं कर पाए। पत्थर इन्होंने रोक दिए, इसको इनकी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन लोग मारे जा रहे हैं और आतंकवादी घटनाएं हो रही, इन पे इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये राजनीति कर रहे हैं। पहली घटना घटी 9 जून को, दूसरी घटी 11 जून को, फिर 11 जून को, फिर 12 जून को, फिर 26 जून को, फिर 6 जुलाई को, फिर 7 जुलाई को, फिर 8 जुलाई को, फिर 16 जुलाई को, फिर 12 जुलाई और 16 जुलाई। इसका माने 10 घटनाएं 43 दिन में। हमारे वीर जवानों की शहादत, ये आखिर किसकी गलती है? इनसे अगर आप सत्ता पक्ष से पूछेंगे तो कहेंगे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलतियां हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो मरे हुए करीब 55 साल हो गए, 57 साल हो गए। उनका दोष कब तक आप मरते रहेंगे? बड़े बड़े राज्य चेंज हुए। हिटलर का जमाना था, एक जमाना था जर्मनी का, जब बिल्कुल जर्मनी तबाह हो गया था। जर्मनी दोबारा उठ खड़ा हुआ, उसने हिटलर को भुला दिया। जापान के अंदर यह स्थिति थी कि जब विश्व युद्ध हुआ था, जापान को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था और जापान दोबारा उठ के खड़ा हो गया। जब चीन और भारतवर्ष आजाद हुए और एक ही समय जब देश आजाद हुआ और चीन और भारतवर्ष एक साथ खड़े थे, उस समय स्थिति थी कि चीन और हमारी अर्थव्यवस्था करीब करीब एक बराबर थी। आज से 1000-2000 साल पहले तो हमारी अर्थव्यवस्था चीन से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमारी अर्थव्यवस्था एक बराबर थी। और आज स्थिति यह है कि वो हमसे 5 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और तब भी हम ऐंठन भरते हैं और इस बात को कहते हैं कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अरे उनका साइज बढ़ गया है इसलिए उनकी ग्रोथ कम दिखती है, हमारा साइज कम है इसलिए ग्रोथ ज्यादा दिखती है। और इसके बाद इस जो भी स्थिति है, जहां जहां ये लोग सत्ता में आए हैं, उड़ीसा के अंदर राइट्स हो गए, त्रिपुरा के अंदर रोज दंगे होते हैं, लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है। यही कोशिश इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर की है, मुजफ्फरनगर के अंदर की है। जो पहले आपको याद होगा, मुजफ्फरनगर के अंदर जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम राइट्स कराए थे, तो ये दंगाई लोगों का ये मकसद है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान वैमनस्य स्थापित हो और एक दूसरे के प्रति द्वेष पनपे, जिससे इनकी राजनीति चमकते रहे, चाहे देश बर्बाद हो जाए, समाज बर्बाद हो जाए, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए, कुछ हो जाए, इन्हें केवल सत्ता से लेना देना है। लेकिन अब जैसे 14 में हुआ, 2019 में हुआ, 2024 में वैसा नहीं हुआ।
क्योंकि देश की जनता ने समझ लिया है कि देश के मुख्य मुद्दे जो हैं वो अर्थव्यवस्था है, वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है, वो अग्निवीर है, वो किसानों की समस्याएं हैं। और इसलिए चाहे वो मुसलमान हैं, उन्होंने में कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, वो शांति से बैठे रहे। उन्होंने कहा नहीं, हमें अपने हिंदू भाइयों पे भरोसा है, और है, भरोसा होना भी चाहिए। मैं हिंदू हूं तो मुझे ये मैसेज देने में कहीं कोई परेशानी नहीं है कि आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, अम्बेडकराइट हैं या पेरियार को मानने वाले हैं, मेरा आपसे कोई द्वेष नहीं है। आप अपनी भावनाओं का ध्यान रखें, मैं सनातनी हूं, अपनी भावनाओं का ध्यान रखते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करें और कहीं कोई परेशानी नहीं। तो ऐसी ऐसी मिसालें आ रही हैं मुजफ्फरनगर के आसपास। अच्छा, ये निर्णय इन्होंने मेरठ में नहीं लिया, बाकी जगह नहीं लिया, ये केवल मुजफ्फरनगर में लिया, क्योंकि मुजफ्फरनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब इन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी को मुजफ्फरनगर जताने का सबसे बढ़िया तरीका है कि वहां पे हिंदू मुसलमान कर दिया जाए। लेकिन इसकी रिएक्शन जो पूरे हिंदुस्तान में हुई है, और उसकी वजह से जो ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर एकता अखंडता चाहते हैं, जो देश को मजबूत करना चाहते हैं, वो लोग अपने मुसलमान भाई, सिख भाई और अल्पसंख्यक भाइयों के साथ सहानुभूति में आके खड़े हो गए। तो अभी तक जो इनका पक्ष कमजोर था वो और ज्यादा कमजोर हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर अगर अमित शाह ने यह न कहा होता, शरद पवार पे आक्रमण न बोला होता, 82 साल के शरद पवार उन पे इस प्रकार, और आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव में शरद पवार हैज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, ऑलमोस्ट एवरी सीट ही हैज वन इन महाराष्ट्र। और उनके साथ जिन्होंने धोखा किया उनके भतीजे ने, उनको केवल एक सीट मिली। उस शरद पवार के खिलाफ बोलकर आपने मराठी अस्मिता को छेड़ दिया, और उससे और कंसोलिडेट करा दिया आपने उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को और कांग्रेस को। कांग्रेस वहां बहुत ज्यादा मजबूत वैसे ही हो गई है। 13 सीटें उसको मेरे पार्लियामेंट मिली हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत सालों के बाद मिली, जबकि उनका अपना विदर्भ एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया था। तो इस बार उन्होंने पूरा अपने को कंसोलिडेट कर लिया है, और वहां की जनता भी पहचान गई है कि कौन से ऐसे तीसरी शक्ति के नाम पे उदय होने वाले लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं और इंडिया गठबंधन को कमजोर करते हैं, और माइनॉरिटी और सेकुलरवादी और देश को एकजुट करने वाले लोगों को अपने कंसोलिडेट करा दिया। तो मुझे लगता है कि अच्छा, एक और चीज आप देखिए, उधर तो अमित शाह ने यह बोला महाराष्ट्र के अंदर, आज लोकसभा के अंदर जब माननीय मोदी जी बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि पिछले सदन में मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरा गला घोटा गया। अरे, देश की जनता आज के तारीख में इंटरनेट पे एक एक डिबेट देखती है, वो देखती है किस प्रकार विपक्ष के लोगों का माइक म्यूट किया जाता है, उनकी बात को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है, और मोदी जी आप कुछ भी बोलते हैं उसको कोई सदन की कार्रवाई से नहीं निकाला जाता, और आप पे पूरा संरक्षण सभापति महोदय का रहता है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष को एक ही प्रकार से ट्रीट किया जाना चाहिए सभापति महोदय द्वारा, जो नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी ने बोला है कि मेरा गला घोटा जा रहा है, उससे लगता मुझे ऐसा है कि जो कल जयंत चौधरी ने कहा, और मानी बात है जयंत चौधरी की बेल्ट है ये, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ और कैराना वाला इलाका जो है ये बेसिकली जयंत चौधरी का इलाका है, और जयंत चौधरी का जो मेन वोट बैंक है वो जाट और मुस्लिम। अगर उनका 50% वोट बैंक पूरी तरह से अगर इंडिया अलायंस में चला जाए, माने बीजेपी के लिए तो सेविंग ग्रेस है कि जयंत चौधरी की वजह से उनको मुसलमान वोट मिल जाते हैं, और नहीं भी अगर जयंत चौधरी थर्ड फोर्स की तरह लड़ते हैं तो भी कम से कम इंडिया वोट के वोट बैंक में डिवीजन हो जाता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर लिया। तो हर तरफ से
खिलाफत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो निर्णय पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नीट की भी सुनवाई फाइनल स्टेजेस पे है, मेरे ख्याल से उस पर भी निर्णय आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार की मियाद केवल महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा पे डिपेंडेंट है। और मेरी गणना यह कहती है हरियाणा में कांग्रेस को कम से कम 55 सीटें 90 में से मिलेंगी। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी को कम से कम 180 सीटें मिलेंगी, 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी। झारखंड के अंदर अगर इन्होंने हेमंत सोरेन को न बंद किया होता तो एंटी इनकम्बेंसी होती, ये फाइटिंग चांस में रहते, लेकिन इन्होंने हेमंत सोरेन को हीरो बना दिया है। और आज के तारीख में झारखंड के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिहार के अंदर केवल इनके पास एक सेविंग ग्रेस था, लेकिन जिस प्रकार नीट परीक्षा के अंदर सारा का सारा केंद्र बिहार मिला है और जिस प्रकार बिहार के अंदर पुल टूट रहे हैं, रोज पुल टूट रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे टूट रहे हैं, उससे ऐसा लगता है। और तेजस्वी यादव जिस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से वो सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं जो अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट इलेक्शन में किया, बिहार भी इनके लिए बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद को जेडीयू बीजेपी के साथ, और जेडीयू हो सकता है 8-10 दिन में आपको खबर मिल जाए कि वो इंडिया अलायंस में वापस आ जाएगी, क्योंकि वो सबकी राजनीति प्रदेश स्तर की राजनीति है। केंद्र स्तर की राजनीति तो तब करेंगे जब आपकी जमीन में जड़ें हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के तारीख में जो अमित शाह जी का कल स्टेटमेंट सुना और आज मोदी जी का जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर सुना, और जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, और पिछले 43 दिन के अंदर हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले में, जहां पुल गिर रहे हैं, जहां ब्रिजेस गिर रहे हैं, जहां सड़कें धंस रही हैं, आतंकवादी घटनाओं के मामले में जो आंतरिक सुरक्षा ठीक नहीं है, जब महंगाई जो है बिल्कुल अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच रही है, और वो भी वो महंगाई दर जो कि गरीबों को इफेक्ट करती है। रोजगार के मामले में कोई आपके पास रोड मैप नहीं। वो सैनी साहब हैं, नायब सिंह सैनी हरियाणा के, वो इतने पोस्ट भर दूंगा, उतनी भर दूंगा। अरे 3 महीने के बाद तो इलेक्शन है, जब तक तुम ये प्रोसेस करोगे तब तक तो आचार संहिता लग जाएगी। तो भरनी है तो कुछ करो, वरना छोड़ो। तो इसका मतलब ये है कि ये शरद पवार को छेड़कर और पार्लियामेंट में मोदी जी द्वारा इस तरह की कही हुई बात से ऐसा लगता है कि इन लोगों ने हार मान ली है, और इनको लगता है कि इनका समय पूरा हो गया है और सरकार बदलने वाली है, सत्ता बदलने वाली है, और एक ऐसी सरकार आएगी जिसमें हिंदू मुसलमान करने का कोई प्रयास नहीं करेगा, और हम भारतवासी 142 करोड़ लोग प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रह सकेंगे। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।